पैसे का घमंड और जो अमीर लोग होते हैं वो कैसे अपने पैसे के बदौलत पूरे केस को बदलने की कोशिश करते हैं। आज इस डिकोडिंग क्राइम में आज आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि पैसे की असली ताकत क्या होती है। डॉक्टर साहब, जो हम अब तक कहते आ रहे थे कि जो मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें नाबालिग लड़की की रिपोर्ट ही नेगेटिव आई है और इससे ये साबित हो रहा था कि नाबालिग लड़के ने दारू तो पी ही नहीं है। अब उस रिपोर्ट की नेगेटिव आने की पर्दे की पीछे की कहानी जान जाएंगे कि कैसे एक ब्लड सैंपल को एचओडी फोन करके कहता है कि इसे कचरे में उठा के फेंक दो और खून का सैंपल बदल दो और तुम्हें इसके लिए भारी भरकम पैसे मिलेंगे। और वो फोन कॉल किसका था जिसके बाद डॉक्टर ने कचरे में फेंकने का अपना प्लान बनाया। लेकिन पुलिस भी बहुत ज्यादा चालाक थी और कैसे उसने अपनी चालाकी से अच्छे खासे पढ़े लिखे डॉक्टर साहब को भी वो अपने पूरे प्लानिंग में फंसा दिया, उसके बारे में बात करेंगे आज डिकोडिंग क्राइम में कि जिस रोज एक्सीडेंट हुआ था उस रोज कई लोग थे जब मारपिटाई कर रहे थे, लेकिन गवाह के तौर पर आया सामने सिर्फ और सिर्फ एक शख्स। अब उसने जो पहले दिन बयान दिया और जो आज के दिन वो बयान दे रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कैसे इस केस को कमजोर करने की भरसक कोशिश की जा रही है उसकी बानगी पर आज देखेंगे। और जो तीसरी सबसे अहम चीज, मान लीजिए कि अगर लड़का बालिग साबित हो जाए और उस पर केस चले तो क्या होगा। क्या जो नाबालिग के पिता दादा जो इस वक्त पुलिस की सलाखों के पीछे हैं, जो बार के जो ओनर हैं वेटर हैं जो जेल के अंदर इस वक्त बंद हैं, क्या वो छूट जाएंगे। क्या हो कि अगर नाबालिग को बालिग साबित कर दिया जाए और पूरा परिवार छूट जाए, क्या ऐसा हो सकता है। क्या है इस पूरी केस की पर्दे के पीछे की कहानी बताएंगे और बताएंगे कि मुंबई में किस कदर करप्शन पल पल हर स्टेज पर इस केस में बढ़ता चला गया, हर कोई पैसों के आगे घुटने टेकता चला गया और इस केस को कमजोर करने की हर एक कोशिश होती चली गई। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्टर ने इस पूरे केस को कमजोर करने की, तोड़ने की कोशिश कैसे की। पुणे के इस केस से आप लोग समझेंगे कि आखिर पैसे की भाषा कैसे बोली जाती है। आप पैसा रखिए और आप जो चाहते हैं लोग वैसा ही बोलेंगे, चाहे वो मीडिया के सामने हो या फिर पुलिस के सामने बयान देना हो। देखिए, कई सारे केसेस देखे जिसमें जो पुलिस है बहुत ज़्यादा करप्शन करती है। हम लोग पुलिस को आकर यहाँ पर एनालाइज करते हैं, ये बताते हैं कि इस केस में उनसे क्या गलती हुई। लेकिन आप ये देखिए, अगर पुलिस को छोड़िए तो विधायक सामने आ जाते हैं। विधायक को छोड़ दीजिए तो जो डॉक्टर हैं, जो जान बचाने के लिए काम करते हैं, वो ही ऐसा घपला करते हैं जिसकी वजह से जो नाबालिग है वो बड़ी आसानी से छूट सकता है। पुणे पोश केस में जो एक्सीडेंट किया था नाबालिग लड़के ने, उसके बाद 2 डॉक्टर्स को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उसमें भी बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं कि जो दो डॉक्टर्स हैं, जो फॉरेंसिक टीम के डॉक्टर्स थे जिन्होंने ब्लड सैंपल लिया था, उन्होंने 3 लाख रुपए लेकर उस ब्लड सैंपल को बदल दिया ताकि ये प्रूफ ही ना हो पाए कि उस लड़के ने शराब पी रखी थी। दरअसल पुणे का ससून हॉस्पिटल है, वहाँ पर जब रात को जो पुलिस वाले हैं वो जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं, उस लड़के का मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल कराने पे जो उसका ब्लड का सैंपल लिया जाता है उसको बड़ी ही चालाकी से बदल देते हैं, क्योंकि उस लड़के के पिता ने उस हॉस्पिटल में पहले ही फ़ोन कर दिया था और बता दिया था कि देखो, तुमको ऐसा ऐसा मेरे बेटे को लाया जाएगा और तुम्हें ब्लड सैंपल बदलना है, कैसे करोगे, क्या करोगे, ये सब तुम देखो, मैं तुम्हें अभी ऑन द स्पॉट 3 लाख रुपए दे रहा हूँ। और ऐसा उन्होंने पहले ही कॉल क्यों कर दिया, तो दरअसल जब उस लड़के ने एक्सीडेंट किया था उस वक्त वहाँ पर 2 पुलिस वाले गए थे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया। बात काफ़ी फैलती चली गई, पेरेंट्स तक पहुँच गई। जो बच्चे के पिता हैं उसको पता चल गया कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ कांड किया है, तो उन्हें इस पूरी चीज़ को समेटने का, यूँ कहें कि मैनेज करने का मौका मिल गया और इसी वजह से उन्होंने हॉस्पिटल में फ़ोन किया, बताया कि अगर ऐसा ऐसा होगा और मेरे बेटे को लाया जाए तो आप लोग को क्या करना है, मैं पैसे आपको दे रहा हूँ, बाकी आप लोग समझदार हैं। और इसी के लिए जो ससून हॉस्पिटल है उसके अंदर बाकायदा ब्लड सैंपल लिया गया और उसे बदलने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन पुलिस ने कैसे पकड़ा वो मैं आपको समझाती हूँ कि दरअसल जब रिपोर्ट आती है तो पुलिस को थोड़ा सा चौंकाने वाली चीज़ें लगती हैं, क्योंकि जिस लड़के का फुटेज देखा जा रहा है जिसने 48,000 की शराब पी ली, उसके ब्लड सैंपल में कहीं भी अल्कोहल का जिक्र
है ही नहीं। इसके बाद एक टेस्ट और कराया जाता है दूसरे अस्पताल में इसी लड़के का, जिसमें जो ब्लड रिपोर्ट है उसमें पाया जाता है कि हाँ, इस लड़के ने शराब पी थी। अब जब पुलिस वालों को शक होता है तो वो छानबीन करते हैं ससून हॉस्पिटल पर। तब छानबीन करने के लिए डीएनए सैंपल्स मिलाए जाते हैं उस ब्लड के, दोनों ब्लड जो दूसरे हॉस्पिटल में लिया गया जिसमें अल्कोहल पॉजिटिव आया और जो ससून हॉस्पिटल में किया गया जिसमें अल्कोहल नेगेटिव आया, दोनों के ब्लड सैंपल डीएनए सैंपल उस लड़के से मिलाए जाते हैं। और दूसरे वाले जिस जगह पर पुलिस ने दूसरे हॉस्पिटल में जहां पर ब्लड सैंपल कलेक्ट करा के टेस्ट कराया था, वहां से उस लड़की का डीएनए मैच होता है। लेकिन जो ससून हॉस्पिटल है वहाँ के जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने टेस्ट किया था, उनके ब्लड सैंपल से वो डीएनए मैच नहीं होता। छानबीन की जाती है तो पता चलता है कूड़ेदान में जो लड़के का ब्लड सैंपल लिया गया उसे कूड़ेदान में फेंक दिया गया और पुलिस के सामने किसी और आदमी के ब्लड सैंपल को लेकर बड़ी आसानी से केस को पूरी तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर दी गई और ये साबित करने की कोशिश कर दी गई कि उस लड़के ने जिस रोज़ या जिस रात को वो गाड़ी चला रहा था उसने बिल्कुल भी शराब नहीं पी थी। अब विडंबना देखिए कि एक तरफ जहां पर उसकी इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि वो भर भर के शराब पी रहा है, बिल निकाला गया उस बार का तो पता लगा 48,000 की शराब है, लेकिन दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स हैं वो बोल रहे हैं कि अरे बिल्कुल नहीं, बच्चे ने तो शराब पी नहीं। तो अब आप समझ जाइए कि 3 लाख रुपए लेकर जो दोनों डॉक्टर्स हैं उन्होंने किस तरीके का कृत्य किया है और इस केस में पुलिस को पूरी तरीके से गुमराह करने की कोशिश की है। ये हो गई एक बात। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से जो पुणे पुलिस है उनको भी ये डर लग रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है ये केस कहीं कमज़ोर ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे केस में पैसा फेंका जा रहा है, हर किसी को पैसा खिलाया जा रहा है और पैसा लेके सब लोग जो पहले बात कर रहे थे वो बयान बदल रहे हैं, तो ये अपने आप में पुलिस के लिए टेंशन की बात है। अगर मैं आपको साफ तौर पर 5 कारण बताऊं जिसकी वजह से जो एक केस है वो कमज़ोर पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पहले भी केस हैं जो लंबे चलते जाते हैं और आते आते पता लगता है कि जो क्रिमिनल है वो बड़ी आसानी से छूट जाता है। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर कोई गवाह मौजूद नहीं है सिवाय एक ऑटो ड्राइवर के। जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं तो वो भी बड़ी देर तक उस जगह को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते, जिसकी वजह से जो बच्चा है और जो उसके पेरेंट्स हैं उन्हें टाइम मिल गया इस चीज़ को साबित करने के लिए कि मेरा बेटा तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था, वो तो ड्राइवर चला रहा था। और इसीलिए वहाँ पर जो गवाह हैं जब पुलिस उन तक पहुँचती है तो पता लगता है कि सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर है, वो ही ये चीज़ कह रहा है कि हाँ लड़का गाड़ी चला रहा है। लेकिन अब उसके बयान में भी कुछ उलटफेर हो गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहली बात करते हैं कि कोई गवाह नहीं है पुलिस के पास। दूसरी बात आती है कि जो आरोपी लड़का है वो बड़ी ही रसूखदार फैमिली से है और जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि वो हर एक स्टेप पर पैसे फेंक रहे हैं कि अच्छा एक स्टेप चढ़े लो पैसा, दूसरे स्टेप पे लो पैसा, तो इतना पैसा उनके पास कि वो हर किसी को खरीद रहे हैं, पुलिस से लेके डॉक्टर से लेके ऑटो ड्राइवर तक वालों को जो वहाँ पर गवाह के तौर पर मौजूद था। अब ऐसे में ये पता चला है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ उसी रात जो एनसीपी विधायक हैं वो पुलिस स्टेशन गए थे, क्योंकि उनके पास इस लड़के के पिता जो विशाल अग्रवाल हैं उनका कॉल आता है। वो पूरा मैटर समझाते हैं कि मेरे बेटे से ऐसी ऐसी एक वारदात हो गई है, ये इलाका है, आप ज़रा मैटर को देख लीजिए। और इसीलिए एनसीपी विधायक सुनील टिंगरे फ़ोन घुमाते हैं पुलिस स्टेशन में। रात में वो यरवदा पुलिस स्टेशन भी जाते हैं और इसी वजह से जो बच्चा है जो नाबालिग बताया जा रहा है उसे बाकायदा वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, पिज़्ज़ा और बर्गर खिलाया जाता है। इसके अलावा पुलिस पूरी तरीके से उसको बिठा कर रखती है और 8 घंटे तक उसका कोई टेस्ट नहीं कराया जाता। आप सोचिए एक लड़का जिसने एक्सीडेंट कर दिया है, पुलिस अगर उसे लेकर आती फ़ौरन उसका मेडिकल कराती, लेकिन 8 घंटे के बाद उसका टेस्ट कराया जाता है। अगली बात करें तो 48,000 का बिल है पुलिस के पास कि उसने शराब पी। दूसरा सीसीटीवी भी है कि भाई वो शराब पी रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो सज़ा मिली है वो किसे मिली है? उन बार वालों को। वो 2 बार बंद कर दिए गए जहां पर उसने शराब पी, बल्कि नाबालिग को कुछ हुआ ही नहीं। अगली बात करें तो इसमें सबसे बड़ा पेच फंस रहा है धाराओं का। दरअसल पुलिस ने जो धारा लगाई है वो है गैर इरादतन हत्या 304। अब 304 गैर इरादतन हत्या लगा ली, अब इधर एक और है 304A, और इन दोनों धाराओं में पुलिस कोर्ट के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है, क्योंकि पुलिस को अगर 304 धारा लगानी है यानी गैर इरादतन हत्या है तो पुलिस को ये साबित करना होगा कि लड़के ने शराब पी थी, उसके साथियों ने शराब पी थी और उसी लिए वो लोग गाड़ी चला रहे थे। उन्हें पता था कि मैं शराब पी के गाड़ी चला रहा हूँ और हो सकता मतलब वो बच्चे समझ सकते थे कि एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि जो शराब पीकर गाड़ी चलाना है वो खुद में एक क्राइम है और इसीलिए कोर्ट में इस बात को लेकर भी कन्फ्यूजन
हो सकती है। अगली बात करें तो बच्चे को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बार बार उसे बच्चा कहा जा रहा है, उसे नाबालिग कहा जा रहा है। तो पुलिस का मानना है कि हो सकता है जब कोर्ट के सामने मामला जाए, कानून के सामने मामला जाए, तो इस बच्चे को एक तरीके से नाबालिग ही समझा जाए, बालिग समझकर केस ना चलाया जाए, और फिर इसे अगर सज़ा होगी भी तो 3 साल की सज़ा होगी, और वो सज़ा भी कहाँ होगी? बाल सुधार गृह में। यानी पुलिस का मानना है कि अगर इस तरीके से पूरी प्लानिंग की जाए, पूरी एक केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए, और फिर अगर हम सारे सबूतों के साथ भी कोर्ट में जाते हैं, और फिर भी अगर कोर्ट इस केस को बतौर नाबालिग लेकर ही बच्चे को सज़ा सुनाती है, तो बस उसे 3 साल की सज़ा होगी, और वो भी वो जेल में नहीं रहेगा बल्कि बाल सुधार गृह में रहेगा। अब इस केस में सबसे अहम बात उस चश्मदीद ऑटो ड्राइवर की। दरअसल दैनिक भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस ऑटो ड्राइवर के जो 2 बयान है उन्हें पेश किया है। वो मैं आपको दरअसल समझाती हूँ कि देखिए, जिस रोज़ या जिस रात को ये वारदात हुई थी, जब 2 अनीश और अश्वनी दोनों को उनका एक्सीडेंट हुआ और जब उनकी मौत हुई, तो उस वक्त कई सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 70 से 80 लोग उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। और आपने बहुत सारे लोगों ने फुटेज देखी होगी कि लड़का जब एक्सीडेंट करता है उसके बाद वो भागने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपनी गाड़ी की तरफ भागने की कोशिश करता है, लोग उसे पकड़ रहे हैं, मारपीट हो रही है। अब ऐसे में जब पुलिस ने वहाँ पर लोगों से पूछना शुरू किया तो किसी ने कुछ बताया नहीं, बस सबने ये बोला भीड़ इकट्ठा हो गई और हम भीड़ के लिए वहाँ देखने आ गए क्या है। अब जब एक्सीडेंट देखा तो उसी में मारपीट शुरू हो गई। लेकिन ऐसे में एक ड्राइवर सामने आता है। ड्राइवर का अगर मैं आपको नाम बताऊं तो है अमीन शेख। इनका ये सामने आते हैं और 18 और 19 मई की दरमियानी रात ये वारदात हुई थी, और 19 मई को सुबह ये इनका बयान आता है। ये बताते हैं कि मैंने देखा था कि जो लड़का और लड़की थे वो बाइक से 20 फीट के ऊपर, यानी ज़मीन से, मतलब बाइक पे बैठे थे और 20 फीट ऊपर उछल गए थे। इतनी तेज़ गाड़ी की टक्कर थी और रफ्तार रही होगी 200 की। और तो और जो लड़का है, साफ तौर पर आप ध्यान दीजिए, 19 मई को ये बात कही गई थी, जो ड्राइवर है उनके द्वारा, उन्होंने कहा था कि जो लड़का है वही गाड़ी चला रहा था। अब पुलिस को यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, और ये भी कहा गया कि 200 किलोमीटर की स्पीड थी। लेकिन जैसे ही तारीख बदलती है, जैसे ही, अगर आप इनडायरेक्टली मैं आपको बोलना चाहूँ तो जैसे ही पैसे भेजे जाते हैं तभी बयान बदल जाता है। 22 मई को जो ड्राइवर हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, जो अपने आप को उस वक्त चश्मदीद बता रहे थे, जिनका जो पुलिस ने बयान लिया था, वो 22 मई को तुरंत बयान बदल देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, पीछे से एक कार बहुत तेज़ की रफ्तार में आ रही थी, स्पीड में नहीं बता सकता, लेकिन पहले उन्होंने बताई है स्पीड, लेकिन अब बोल रहे हैं कि बहुत तेज़ रफ्तार में एक गाड़ी थी और टक्कर होती है। बस मैंने इतना ही देखा, मुझे आगे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ था। हाँ, ये देखा था कि कुछ लोग एक लड़के को मार रहे हैं, वो बोल रहा था हमें छोड़ दो, हम आपको पैसे देंगे। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि गाड़ी कौन चला रहा था। और ये बयान तब सामने आया है जब एक तरीके से जो लड़का है, नाबालिग लड़का है, उसके ड्राइवर पर आरोप लगा। जब उसके पिता ने बोला कि गाड़ी मेरा बेटा चला नहीं रहा था, वो तो हमारा ड्राइवर चला रहा था। तो इस तरीके से देखिए कैसे जो एक सिस्टम है, जो सिस्टम पूरा काम कर रहा है, उसके सॉफ्टवेयर को कैसे हैक कर लिया गया पैसे देकर। पैसे दिए गए और पूरा जो सिस्टम है वो उनके आगे नतमस्तक हो गया, और एक एक करके सब के सब बयान बदल रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में ये समझना होगा कि क्या बच्चे को सज़ा होगी, जिसे नाबालिग कहा जा रहा है, क्या उसे सज़ा होगी, या उसके पिता और दादा को ही सज़ा होगी लापरवाही को लेकर? क्या इस केस को जो कोर्ट में है, इस लड़के को बालिग समझकर सज़ा सुनाई जाएगी? क्या ये केस इस तरीके से चलेगा? अब आप ये भी समझिए। देखिए, जिस तरीके से वनिता ने आपको समझाया कि अब तक जो भी पैसों का ये जो खेल था, उस पैसों के खेल में कहीं ना कहीं पिता का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, और पिता के रोल के बाद अगर बात करें तो दादा का रोल भी सबसे अहम हो जाता है। दादाजी ने क्या किया, जो नाबालिग लड़के के जो दादा हैं, जो भी अब तक हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया कि दादा ने बर्थडे गिफ्ट के तौर पर ये पोर्शे कार नाबालिग को दी थी, और इसका बाकायदा फ़ोटो डालकर उन्होंने अपने दोस्त को कहा था कि मैं अपने पोती को ये गाड़ी गिफ्ट कर रहा हूँ। पहली चीज़। अब पैसों की बात आई है तो थोड़ी सी जानकारी आप ये भी ले लीजिए कि जो 22 तारीख का ये बयान है, एक गवाह, उस रोज़ बहुत सारे लोग उसको पीट रहे थे, लेकिन अब तक एक गवाह सामने आया। लेकिन दादा ने क्या किया, दादा का कनेक्शन छोटा राजन से भी है, तो दादा ने एक्चुअली ये किया कि जो ड्राइवर था, जो उनके घर का ड्राइवर था, जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि नाबालिग लड़के के साथ जाकर वही गाड़ी चलाएगा, उसे किडनैप कर लिया जाता है। बाकायदा 2 से 3 दिन तक उसे बंगले में कैद रखा जाता है, और कहा जाता है कि भैया तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम गाड़ी चला रहे थे, ना कि नाबालिग पोता गाड़ी चला रहा था, और इसके लिए पैसे भी दिए जाएंगे। बाद में जो ड्राइवर, जो फैमिली ड्राइवर था, उसकी पत्नी आती हैं, बंगले से अपने पति को छुड़वा कर वापस पुलिस थाने लेके जाती हैं, जहां पर
ड्राइवर ये बताता है कि देखिए परिवार वाले मेरे साथ ऐसी चीज़ें कर रहे थे। ड्राइवर ने ये भी कहा कि जिस रोज़ एक्सीडेंट हुआ था उस रोज़ पहले तो पिता ने कहा था कि चुपचाप गाड़ी की चाबी मेरे बेटे को दे दो, मेरा बेटा ही 2.5 करोड़ की गाड़ी चलाएगा। एक्सीडेंट के बाद माँ ये कहती है कि अरे एक काम करो, एक्सीडेंट उसने नहीं तुमने किया है, तुम ये मान लो, तुम्हें बख्शीश के रूप में बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब इसके बाद कहानी कैसे बदलती गई पूरी वनिता ने आपको समझाई। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए अब तक कितने लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। दादा अरेस्ट हो चुके हैं, पिता अरेस्ट हो चुके हैं, जिस बार में उसने दारू पिया था वो लोग भी अरेस्ट हो चुके हैं। अब ये अरेस्ट क्यों हुए? क्योंकि लड़के की जो उम्र है वो है 17 साल 8 महीने, 4 महीने उसकी उम्र कम है बालिग होने में। अब इसी चीज़ के कारण इतने सारे लोग अरेस्ट हुए। अगर क्या हो कि कोर्ट में साबित हो जाए कि ये बालिग है और बालिग के तौर पर से केस चलाया जाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा पहली दफ़ा नहीं होगा कि हमारे देश में किसी नाबालिग ने एक्सीडेंट किया हो, बच गया हो। इससे पहले भी जो नाबालिग केसेस कई तरीके के आए हैं, मैं आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तमाम तरीके के सवाल उठे कि भैया एक्सीडेंट के बाद कैसे जज साहब ने निबंध लिखने के लिए और जमानत दे दी। तो जब हमने बात की एक रिटायर्ड जज से, तो उन्होंने कहा कि देखिए जुवेनाइल जो बोर्ड होते हैं उन्हें जमानत देनी पड़ती है और सीधे तौर पर ये जज पर निर्भर करता है कि जमानत देनी है कि नहीं देनी, लेकिन कानूनी तौर पर उन्हें जमानत देनी पड़ती है। अब इसके पीछे तर्क क्या दिया गया? देखिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 12 कहती है कि आरोपी किसी भी हालत में उन्हें जमानत देनी ही पड़ेगी, चाहे उसने कत्ल ही क्यों ना कर दिया हो, उसे जमानत देनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी जिस तरीके से पहले निबंध लिखने के लिए कहा गया, उसके बाद जज साहब को लगा कि बाहर जो इस लड़के को खतरा हो सकता है, तो उससे जुवेनाइल के जो बच्चों का जेल होता है वहाँ पे भेज दिया गया। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इस केस में अगर ये जो नाबालिग लड़का है अगर बालिग हो जाता है, तो और जो सारा अपराध है उसकी जिम्मेदारी सब उसके ऊपर चली जाएगी। ऐसे में तमाम लोग, दादा पिता, बार में जितने लोग अरेस्ट हुए थे, सबके सब छूट जाएंगे। एक जो पुणे पुलिस है, उनके दोनों हाथ पे लड्डू है। अगर ये नाबालिग बालिग हो गया तो अरेस्ट होना है, क्योंकि वो मेन कल्प्रिट है। अगर ये नाबालिग नाबालिग ही रहता है तो इसके बदले कितने लोग अरेस्ट होंगे? उस घर का पिता, दादा, बार में जिन्होंने उन्हें दारू पिलाया वो लोग भी अरेस्ट होंगे। तो अगर एक अरेस्ट के बदले इतने सारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं और उन्होंने किसी ना किसी तरीके से नाबालिग की मदद की थी, नाबालिग के क्राइम को छुपाने की कोशिश की थी, तो ये सारे लोग बच सकते हैं अगर ये नाबालिग अरेस्ट हो जाए तो। अब ये कैसे हो सकता है? देखिए जो पिता है उस पर सेक्शन 199A के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसमें बच्चे के अपराध के लिए पिता को दोषी माना जाता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की सजा होती है। इसके साथ जो पिता पर सेक्शन 75 भी लगाया गया है। इसमें जो सेक्शन 75 है, ये जो कानूनी धारा हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। सेक्शन 75 क्या कहता है? सेक्शन 75 ये कहता है कि आपने अपने बच्चों को किसी भी तरीके से क्राइम करने के लिए मोटिवेट किया हो तो आप पर यह केस चल सकता है और इसके लिए आप पर भारी जुर्माने के साथ कई सालों की सजा मुकर्रर की जा सकती है। लेकिन अगर लड़का नाबालिग से बालिग हो गया तो ये सेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि उस सेक्शन का मतलब होता है कि अगर आपने अपने बच्चे को मोटिवेट किया कि भैया तुम क्राइम करो। जिस तरीके से ड्राइवर ने जब फोन करके कहा कि बाबू भाई जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा दारू पी ली है, तो पिता क्या कहता है कि चुपचाप 2.5 करोड़ की जो गाड़ी की चाबी है मेरे बेटे को दे दो। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली अपने बेटे को मोटिवेट किया था कि तुम जाके क्राइम कर सकते हो। तो इसके लिए भी पिता को अरेस्ट किया जा सकता है। और जिस तरीके से दादा ने किडनैपिंग कर ली ड्राइवर की, उसे घर पे बंद रखा, पैसों का लालच दिया। अब यहां तक कि जो जिस तरीके से वनिता ने शुरुआत में बताया था, पिता ने कॉल कर डॉक्टर को यह भी कहा कि तुम्हें 3 लाख रुपए देंगे और उस डिपार्टमेंट का जो HOD या कहें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो अपने नीचे वाले डॉक्टर को कहता है कि चुपचाप इस जो खून के सैंपल को कचरे के डस्टबिन में फेंक दो। तो ये जो सारी जो चीजें हैं, ये कुल मिलाकर एक ना एक तरीके से नाबालिग को बालिग साबित अगर होते तो ये सारे लोग बच सकते हैं। अब मैं ये सारी चीजें क्यों कह रहा हूं? हमारे देश में इससे पहले भी कई नाबालिगों पर केस चला है और जो ताजा सबसे जो मामला है जो सबके ध्यान में भी होगा वो है दिल्ली का निर्भया कांड। 2012 में दिल्ली के निर्भया कांड हुआ था। उसमें 4 गुनहगार थे जिन्हें फांसी की सजा मिली, लेकिन एक 5वां भी था जिसे महज 3 साल की सजा के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाता है।
दूसरा एक जो मामला है दिल्ली का रोड एक्सीडेंट, जिसमें एक नाबालिग दिल्ली में ही एक शख्स को रौंद देता है। उसकी उम्र 16 साल थी, लेकिन यहाँ पर उस 16 साल के लड़के को बालिग मानते हुए उस पर केस चलाया जा रहा है। याद रखिए, दिल्ली का रोड एक्सीडेंट। तो क्या पुणे में जो एक्सीडेंट हुआ है, उस पुणे के जो कोर्ट है इस दिल्ली रोड एक्सीडेंट को एक नज़ीर मानते हुए क्या उस पर भी कुछ ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं? और जो तीसरा जो सबसे अहम केस है वो है गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल का। कुछ ऐसा ही मामला था जहां पर एक जो 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला जो लड़का था, क्लास दूसरी या तीसरी में पढ़ने वाले बच्चे को जाकर उसकी पेंसिल से हत्या कर देता है। बाद में इल्ज़ाम बस कंडक्टर पर आता है, बस कंडक्टर इल्ज़ाम कबूल भी कर लेता है, जैसा इस केस में हुआ कि ड्राइवर ने कबूल कर लिया कि देखिए भैया हम तो गाड़ी चला रहे थे, बाद में पता लगता है उसने पैसे लिए थे। लेकिन गुरुग्राम में जब जांच बिठाई जाती तो पता लगता है कि 11वीं के छात्र ने सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को इसलिए मारा ताकि जो अगले दिन उसका जो केमिस्ट्री का एग्जाम है वो कैंसिल हो सके, क्योंकि उसे पता था कि अगर स्कूल में किसी भी बच्चे की मौत हो जाती है तो स्कूल छुट्टी दे देता है। तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए उसने एक बच्चे को जान से मार डाला। लेकिन इस केस में क्या हुआ, आरोपी अभी बालिग है और सुप्रीम कोर्ट से उसे जमानत मिली हुई है। उसने एक बच्चे की जान ले ली, फिर भी वो आज रिहा है। अब इस केस को जो कमजोर करने की जो कड़ी जो अडिता ने आपको शुरुआत में बताया कि 304A और 304, ये जो कानूनी धारा मैं आपको बता रहा हूं इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। 304A क्या होता है कि गैर इरादतन हत्या, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 2 साल की सजा होती है। मान लीजिए, अगर आपको मैं सबसे आसान शब्दों में समझाऊं कि मान लीजिए कि मैं चेयर से किसी को धक्का दूं और उसकी मौत हो जाए, तो ये हो गया गैर इरादतन हत्या, जिसमें 2 साल की सजा होती है। लेकिन पुलिस ने इसमें एक और मामला जोड़ा, जो था 304। अब आप कहेंगे कि 304A और 304 में क्या फर्क है? तो 304 में ये फर्क है कि भैया जिस तरीके से मैंने चेयर से धक्का दिया और मैंने जानबूझकर चेयर से धक्का दिया ताकि सामने वाले को चोट लग सके, और उस चोट लगने की वजह से उसकी अगर मौत हो जाती है तो इसमें यह बताया जाएगा कि मैंने जानबूझकर होश में ही सही कम से कम उसको मारने की कोशिश की है। लेकिन 304 को साबित करना कोर्ट में, क्योंकि जिस तरीके से अगर ये बालिग हो जाए और इस पे 304 का केस चले तो इस पे जो मैक्सिमम 7 साल की सजा चलाई जा सकती है। लेकिन पुलिस के पास जो सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी कि कैसे साबित करें कि इसने, जिस लड़के ने मारने के लिए, शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए एक्सीडेंट किया और गलती से उनकी मौत हो गई। तो इस चीज को साबित करना जो पुणे पुलिस है उसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा। और दूसरी बात करें शराब पीकर चलाने का, तो इसमें जो मोटर व्हीकल एक्ट धारा 185 लगेगी। इसके तहत 1 लीटर खून में 30 mg अल्कोहल निकलता है तो मानेगी शराब पीकर चलाई गई है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की सजा मिलेगी। ये भी अगर आरोपी बालिग होगा तो ही मिलेगी। तो याद रखिए, सिर्फ 4 महीने के अंतर की वजह से उसने जितनी भी मैंने आपको जो चीजें बताई कि 7 साल की सजा हो सकती है, दारू पी की गाड़ी चलाने के लिए उसको 6 महीने की सजा अलग से हो सकती है, तो ये सारी चीजों से वो बच गया महज और महज 4 महीने की वजह से। और इसके बदले कितने लोग अरेस्ट हो गए? दादा, पापा, जो बार एसोसिएशन के जो हेड थे, यहाँ तक कि जो वेटर है वो भी अरेस्ट हो गए, और तमाम लोगों के जो पब थे वो बंद करवा दिए गए। तो कितने लोगों की नौकरी गई, कितने लोगों की रोजी रोटी गई। घर के पिता और जो दादा अरेस्ट हो चुके हैं, माँ का घर में रो रो के बुरा हाल है। जिन लोगों ने उस नाबालिग ने एक्सीडेंट किया उसके परिवार पूरा तहस नहस हो चुका है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनकी जिंदगी में अचानक से इतनी सारी दर्द और चीजें कैसे आ गई। तो ये जो पल पल की जो चीज़ें हैं, अब अनिता आपको ये जरूर समझाएंगे कि किस तरीके से जो मुंबई पुलिस में पुणे पुलिस में ये जो करप्शन का जो चीज़ है, नीचे से लेके इस केस में हर एक स्टेप पर करप्शन किस तरीके से भारी पड़ा, और पैसों का ये जो खेल है कैसे अपना एक तरीके से नंगा नाच चल रहा था और सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, अगर मैं एक्सप्लेनेशन बताऊं तो मैं आपको पहले बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूं, लेकिन छोटा सा और जल्दी से वाइंड अप करते हुए मैं आपको समझा देती हूँ कि कहाँ कहाँ पर इस पूरे केस में पैसों का जो खेल है या पैसों की जो माया है वो बरसाई गई है। तो देखिए, जब सबसे पहले एक्सीडेंट होता है उस वक्त 2 पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद होते हैं, उन्हें बुलाया जाता है। जब लड़के को मारा पीटा जा रहा था वो वहाँ पर देखते हैं, चीज़ को समझते हैं, लेकिन किसी भी सीनियर को या पुलिस स्टेशन में कोई भी इन्फॉर्म नहीं करते। दोनों वहीं पर रहते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो लड़का है उसके पिता यानी विशाल अग्रवाल तक पहुंच जाती है, जो कि बहुत
रसूखदार हैं। अब इतने पर आप ये समझिए कि जो दोनों पुलिस वाले थे वो वहीं पर मैटर सुलझाने पे लगे हुए थे कि किसी तरीके से नाबालिग को छोड़ दिया जाए, किसी और को मोहरा बनाया जाए, उसको पेश किया जाए कि हाँ भाई एक्सीडेंट इसके थ्रू हुआ है। और इसीलिए जो रसूखदार पिता हैं, जो वेदांत अग्रवाल यानी जो लड़का है नाबालिग उसके जो पिता हैं, उनसे बात की जाती है और वहाँ पर भी पैसे की सेटिंग होती है। लेकिन किसी तरीके से मामला तूल पकड़ता है, पुलिस स्टेशन पहुँचता है। अब पुलिस स्टेशन जाने से पहले ही सीधे कॉल पहुँच जाता है डॉक्टर यानी एचओडी को, जो हॉस्पिटल के एचओडी हैं, उन्हें समझा दिया जाता है। वहाँ पर 3 लाख की बात या डील सेट हो जाती है और इसके बाद यहाँ पर भी करप्शन होता है। आपने देखा 2 स्टेप में कैसे करप्शन हुआ। फिर जब पुलिस और इन्वेस्टिगेशन करती है, तमाम तरीके की चीज़ें सामने आती है, तो पता लगता है कि एक ऑटो ड्राइवर है। अब ऑटो ड्राइवर का पहला बयान अलग, दूसरा बयान अलग, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आखिर इस बीच में हुआ क्या होगा। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि कहते हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होंगे कि कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा, पता लगता है कि अरे ड्राइवर तो ये था ही नहीं, दूसरा बंदा था या दूसरा कोई गाड़ी चला रहा था। सेम इस केस को भी वैसा बनाने की कोशिश की गई। बड़े आराम से जो इनका निजी ड्राइवर है, जो इनका प्राइवेट ड्राइवर है, जो इनके बेटे की गाड़ी चलाता था, उस रोज़ वो गाड़ी नहीं चला रहा था, लेकिन उसके बाद उसे पैसे देकर खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी बीवी किसी तरीके से उसे बचा कर लाई। यहाँ तक कि बड़े ही आराम से साबित किया जा सकता था कि ड्राइवर जो है वो वही गाड़ी चला रहा था, ना कि नाबालिग लड़का, क्योंकि जिस तरीके से पैसे का खेल है, पहले स्टेप पर ही पैसा दे दिया गया, तो वहीं से जो पूरा केस है वो ढीला पड़ गया और फिर लगातार पैसे ही पैसे आते गए, जिसकी वजह से ये जो केस है ये कमज़ोर होता चला गया। लेकिन पुणे पुलिस ने, भले जो 2 लोग पहले गए उन्होंने किसी तरीके से इस पूरे मैटर को अलग तरीके से देखने की कोशिश की, लेकिन जब सीनियर अधिकारी के पास ये पूरा मामला आता है, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस केस को हैंडल किया। और अब भी जैसे ही ड्राइवर की बात सामने आती है कि गाड़ी नाबालिग लड़का नहीं ड्राइवर चला रहा था, तब भी साफ तौर पर जो पुलिस वाले हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर मीडिया के सामने आकर कहा था कि केस को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लड़का है, नाबालिग लड़का है, वही गाड़ी चला रहा था। और ड्रिंक की बात जो उन्होंने बताई कि हमने पूरा वीडियो देखा है, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, हमारे पास बिल है, तो इस लड़के ने शराब पी ही रखी थी। तो ऐसे तरीके से जो पुणे पुलिस के अंदर से शुरुआत होती है करप्शन की और धीरे धीरे अस्पताल तक पहुंचती है, एक ऑटो ड्राइवर तक पहुंचती है, फिर उनके घर के खुद एक ड्राइवर तक पहुंचती है और सारा जो पैसा है वो यहाँ से वहाँ तक एक तरीके से रिंग बनकर घूमता रहता है। और इसी के चक्कर में ये पूरा जो केस है, जो पुणे का पोर्शे एक्सीडेंट केस है, जिसके अंदर अश्विनी और अनीश की जान गई, वो इसी के मायाजाल में फंसा रहता है। और अब आने वाले वक्त में हो सकता है इस केस में आपको और भी बहुत सारी शॉकिंग चीज़ें मिल जाएं। हो सकता है कोई बड़ा अधिकारी ही कोई ऐसी चीज़ कह दे जिसकी वजह से ये लगे कि हाँ भाई केस तो पूरा पलट गया, क्योंकि जिस तरीके से हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ सामने आ रही है, कल को ये भी बड़ी आसानी से साबित हो सकता है कि जो वो लड़का है वो गाड़ी नहीं चला रहा था, गाड़ी तो कोई और चला रहा था।